हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूमिका है और हमारे चैनल बाय लवर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बीपीटी फर्स्ट ईयर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रायोथेरेपी। ये हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का टॉपिक है, क्रायोथेरेपी, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो पोस्ट सर्जिकल जो आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्जिकल जो इन्फ्लेमेशंस हैं, जो पेन है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है क्रायोथेरेपी की हेल्प से। तो क्रायोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं आइस का, फ्रोज़न जेल पैक्स का और वेपोकूलेंट स्प्रेस का। तो इसमें हम यूज़ करते हैं आइस का, फ्रोज़न जेल पैक्स का एंड वेपोकूलेंट स्प्रेस का। तो आइस का जो एक मोटा मोटा मैं पहले रिव्यू दे देती हूँ आपको कि किस तरीके से काम करता है ये। जो आइस होता है, हम जब आइस को अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है ना, उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ब्लड फ्लो और वहाँ पे जो हीट है वो सब कुछ डिक्रीज़ हो जाता है आपका। तो ये क्रायोथेरेपी मेनली आपके जो इन्फ्लामेशन जो होते हैं, सूजन वगैरह हो जाती है, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। तो हम इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हमारे जो कोल्ड की क्या होते हैं, क्योंकि क्रायोथेरेपी में हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, आइस, फ्रोज़न जेल पैक्स, जो कि किसका एग्जाम्पल है, एक कोल्ड थेरेपी में ही आते हैं आपके। तो हीमोडायनेमिक इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि व्हेन कोल्ड इज़ अप्लाइड टू द बॉडी इट कॉजेज एन इनिशियल डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा जो अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का, हम वहाँ पे कोल्ड अप्लाई करेंगे, मीन्स आइस वगैरह से वहाँ पे हम उसकी रबिंग करेंगे, वहाँ पे हम आइस अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये ब्लड फ्लो डिक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इनिशियली तो क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा जहाँ पे आप कोल्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा ब्लड वेसल्स का। ठीक है। द वैसो कंस्ट्रिक्शन परसिस्ट if the duration of the application is limited to less than the 15 to 20 minutes। तो ये बोला गया है कि जो वैसो कंस्ट्रिक्शन जो इफ़ेक्ट है हमारी ब्लड वेसल्स का, वो तब तक रहेगा अगर हम जो आइस या फिर कोल्ड के जो एप्लीकेशन है वो 15 टू 20 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में रखेंगे। अगर हम मोर देन 15 टू 20 मिनट्स रखेंगे तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एक इफ़ेक्ट जिसका नाम है लुइस हंटिंग इफ़ेक्ट, जिसमें क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा ड्यूरेशन के टाइम के लिए कोल्ड की एप्लीकेशन करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पर आपके स्किन के, तो वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन के बाद आपका वैसो डायलेशन इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और फिर कुछ समय बाद आपके फिर से वैसो कंस्ट्रिक्शन का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो ये बोला गया है कि अगर आपको वैसो कंस्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट चाहिए तो आप कोल्ड कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट्स के बीच में और उससे लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करेंगे। The vasoconstriction caused by the cold is brought about both by the direct and the indirect mechanism। ये बोला गया है कि जो कोल्ड की वजह से आपका जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो दो मैकेनिज़्म से हो सकता है। एक होता है आपका डायरेक्ट मैकेनिज़्म और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मैकेनिज़म्स। मीन्स वैसो कंस्ट्रिक्शन करने के लिए आपके पास दो मैकेनिज़्म है, एक डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मैकेनिज़्म होता है उसमें क्या होता है, आपके जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं ना, कोल्ड रिसेप्टर्स, हमारा जो स्किन होता है उसमें अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लें हम स्किन का, तो वहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ द हॉट receptors that are sensitive to the heat is less than the receptors that are sensitive to the cold। means आपके cold sensitive receptors आपके एक particular section of area of the skin वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे as compared to the receptors which are sensitive to the heat stimulus। सो बोला गया कि डायरेक्ट एक्टिवेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो क्यूटेनियस कोल्ड रिसेप्टर्स हैं हम उनको एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जो स्मूथ मसल्स होंगे क्यूटेनियस के नीचे जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शंस दिखेगी। मीन्स
ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि ये आपके ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इनिशियल जब आपने कुछ भी एप्लीकेशन नहीं किया, ना ही आपने हीट अप्लाई की है ना ही कोल्ड, तो यहाँ का डायमीटर था नॉर्मल, मान लो कि 3 मिलीमीटर ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन वैसो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा आपका कि ये जो डायमीटर है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। तो डायरेक्टली हम किस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली तो यही है कि हमारे जो कोल्ड कोल्ड रिसेप्टर्स हैं हमारे, हमने उनको एक्टिवेट कर दिया। उनको एक्टिवेट करने की वजह से क्या हुआ, आपकी जो स्मूथ मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स ने क्या किया, आपके जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स उनको क्या क्या कर दिया, उनकी वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बोलते हैं हम इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। मीन्स ये डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, इसमें क्या हो रहा है कि आप रिलीज कर रहे हो। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व सच डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस विच आर कोजिंग द वेजो डायलेशन। तो हमारे दो केमिकल्स हैं, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके वेसो डायलेशन के लिए। मींस ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे जो जो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, इनको इनहिबिट कर देते हैं। अगर ये इनहिबिट हो जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वैसो डायलेशन नहीं हो पाएगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आपका देखने को मिलेगा। सॉरी। तो आगे बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए। यहाँ पे नीचे एक ना टेबल, एक चार्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक टेबल दिया गया है बुक में, जो हमें बता रहा है कि किस तरीके से जो क्रायोथेरेपी है कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन किस तरीके से होता है। तो ये टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर, डिक्रीज वेसोडाइलेटर, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज। तो ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है। इसमें हमने क्या कर दिया, आपका जो हिस्टामिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, उसका रिलीज क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। तो ये वाला इस तरफ दिखाया गया है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। मीन्स हमने इनका रिलीज कम कर दिया। ये आपके वेजो डायलेटर होते हैं, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कैसे होते हैं आपके वेजो डायलेटर होते हैं आपके। तो हमने इसके एक्शन को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो फिर अपने आप ही वहाँ पे उस रीजन की ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड फ्लो, सप्लाई नहीं, ब्लड फ्लो वहाँ का कम हो जाएगा। और दूसरा मैकेनिज्म है क्यूटेनियस थर्मो रिसेप्टर्स, जो आपके क्यूटेनियस जो कोल्ड रिसेप्टर्स है ना, ये है आपका डायरेक्ट मैकेनिज्म। इसमें आप क्या करोगे कि इन रिसेप्टर्स को आप एक्टिवेट कर दोगे। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएंगे आपके, तो आपकी जो सेंसरी नर्व इम्पल्सेस है वो आपकी स्पाइनल कोड में, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में चले जाएंगे। फिर वहाँ से आपका एक्टिवेट होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से वो आपके केमिकल रिलीज करेंगे कुछ नॉर एड्रेलिन और नोरा एफ्रिन, इस तरीके के केमिकल्स कुछ रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से आपके जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। और तीसरा वे है कि आप क्या करेंगे, ब्लड की विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आपके ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी तो अपने आप ही आपका जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा।
ये हमने बात कर ली यहाँ पे हेमोडायनेमिक इफ़ेक्ट की, कि कोल्ड की वजह से किस तरीके का हेमोडायनेमिक इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ल्यूइस हंटिंग रिस्पॉन्स की। ल्यूइस हंटिंग रिस्पॉन्स क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो हमारे जो ल्यूइस सर थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ल्यूइस ऑब्जर्व डैट आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ द कोल्ड एप्लीकेशन, मीन्स 15 मिनट के कोल्ड एप्लीकेशन के बाद आपका क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर हमने कोल्ड एप्लीकेशन का जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज़ कर दिया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साइक्लिक वेसोडाइलेशन कोज फॉलोड बाय द वेसो कंस्ट्रिक्शन। मीन्स आपको साइक्लिकली देखने को मिलेगा कि पहले आपके इनिशियल 15 मिनट्स में तो आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन का इफ़ेक्ट देखने को मिला, उसके बाद आपका वेसो डायलेशन, और कुछ अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कोल्ड एप्लीकेशन कर रखी है तो दोबारा से एक बार फिर आपको वेसो कंस्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो यही था आपका ल्यूइस हंटिंग इफ़ेक्ट। इट सेज दैट if the duration is more than the 15 minutes, then it the cold application causing vasoconstriction, there is cyclic vasodilation followed by the vasoconstriction. सो ड्यू टू द कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन, कोल्ड के वजह से जो आपका वेजोडाइलेशन इफेक्ट जो है वो इंड्यूस किया गया है, इसकी वजह से इट इज़ रिकमेंडेड दैट इन द क्लिनिकल सिचुएशन वेयर वेजोडाइलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड द कोल्ड एप्लीकेशन इज़ मस्ट बी लेस देन द 15 मिनट्स और लेस। जहाँ पे भी आपके क्लिनिकली अगर आपको वेजोडाइलेशन इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, जो कोल्ड थेरेपी है, आपका जो कोल्ड ट्रीटमेंट है उसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 15 मिनट रखेंगे, ताकि आपको वहाँ पे वेसोडाइलेशन इफेक्ट देखने को ना मिले। Particularly when the distal extremities, as cold induced vasodilation most likely occurs in the distal extremities। और ख़ासकर तब जब आप वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आपको देखना है डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में, क्योंकि आपकी जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हमारा जो मेन मोटिव होता है किसको इस तरीके का ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का जहाँ पे आपको वेजोडाइलेशन इफेक्ट चाहिए, तो हम वहाँ पे क्रायोथेरेपी की वजह से जो इंड्यूस होता है आपका वेजोडाइलेशन इफेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते। देन हम वहाँ पे हीटिंग मोडेलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आपके और भी मेथड होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हम कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि उस हमें पता है कि ल्यूइस हंटिंग रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एक टाइम के बाद वो वेजोडाइलेशन इफेक्ट फिर आपका साइक्लिकली किस में चेंज हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट में। तो अगर आपको वेजोडाइलेशन इफेक्ट ही चाहिए तो आप कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। Skin redness seen with the cold application which may be a sign of the cold induced vasodilation। आप ये कई बार आपको वहाँ पे इरिदिमा की कंडीशन भी दिखेगी, मीन्स जब आप बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए मीन्स 30 मिनट्स और मोर देन 30 मिनट्स आप यूज़ कर रहे हो कोल्ड ट्रीटमेंट का यूज़ कर रहे हो, आप क्रायोथेरेपी का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है आपको इरिदिमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। मीन्स आपकी स्किन रेडनिंग, जब आप वहाँ से आइज़ वगैरह अगर आप यूज़ करें तो उसको रिमूव करोगे तो देखोगे कि वहाँ पे आपकी स्किन रेडनिंग हो गई है, वो जिसको बोलते हैं इरिदमा की कंडीशन। इरिदमा हो सकता है क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोल्ड जो है आपका वो लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या करता है, आपका वेजोडाइलेशन इफेक्ट भी शो करता है। एक्चुअली
occurs due to the concentration of the oxyhemoglobin in the blood due to the decrease in the oxyhemoglobin dissociation। तो ये बोला गया है कि जो वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है कोल्ड की वजह से, तो आपका जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है ना, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो आपका जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वहाँ पे ब्लड में ऑक्सीहीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है ड्यू टू द लो टेम्परेचर। जो आपका जो कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन है, जो कोल्ड की वजह से इंड्यूस होता है आपका वेजोडाइलेशन, वो ऑक्सीजनेशन इन्हेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता ऑक्सीजनेशन टिश्यू की उसको इन्हांस करने के लिए, क्योंकि कोल्ड कोल्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो नहीं होता। न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे हम, तो न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि हाँ, कोल्ड की एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है कोल्ड की एप्लीकेशन की वजह से। और कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होता है, आपका जो पेन थ्रेशोल्ड होता है ना वो बढ़ जाता है। alters the force of the generation of the muscles and decrease the muscle spasticity। तो पहला तो ये है कि आपका पेन थ्रेशोल्ड वो बढ़ जाएगा, मींस पेशेंट को आपके जब ज़्यादा पेन होगा, पेन थ्रेशोल्ड बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप हल्का सा पेन दोगे तो उसको इतना फील नहीं होगा, लेकिन अब आपने जो पेन का जो थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया तो आप ज़्यादा जब वहाँ पे पेन स्टिमुलस दोगे तब पेशेंट को फील होगा। तो एक तरीके से आपके कोल्ड की वजह से वहाँ पे पेन सेंसेशन है वो पेशेंट में वो कम हो जाएगा, मतलब उसको दर्द कम फील होगा। और आपकी जो मसल स्पास्टिसिटी है उसको डिक्रीज़ करने में भी हेल्प करते हैं आपके कोल्ड थेरेपी। और तीसरा ये है कि आपकी जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है उसको डिक्रीज़ कर देगा ये। न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हमने पढ़े अभी, न्यूरोमस्कुलर इफ़ेक्ट्स और न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट है आपका डिक्रीज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, मीन्स नर्व कंडक्शन वेलोसिटी आपकी वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है कोल्ड के एप्लीकेशन से। इट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड दैट द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ द कूलिंग। ये बताया गया कि जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा जब आप वहाँ पे कूलिंग अप्लाई करते हो अफेक्टेड एरिया पर। कोल्ड कैन डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन बोथ द सेंसरी एज वेल एज द मोटर नर्व्स। जो कोल्ड है वो कंडक्शन वेलोसिटी सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों की डिक्रीज़ कर देते हैं। सेंसरी नर्व्स वो है जो आपके रिसेप्टर से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन तक स्पाइनल कोड के थ्रू आपके ब्रेन में लेके जा रहे हैं, और मोटर नर्व्स जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कोड से आपके इफेक्टर ऑर्गन तक आपके वो स्टिमुलस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। पर आपका जो कोल्ड है उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो ए डेल्टा फाइबर्स, आपके ना दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स, जो आपके पेन को कैरी करके लेके जाते हैं आपके
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ए डेल्टा फाइबर्स जो होते हैं वो फास्ट फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं और उनकी कंडक्शन वेलोसिटी हाई होती है एज कम्पेयर्ड टू द सी फाइबर्स। तो हमारा जो कोल्ड है उसका जो इफ़ेक्ट है कंडक्शन वेलोसिटी के मामले में वो आपका ए डेल्टा फाइबर्स जो कि माइलिनेटेड होते हैं और स्मॉल डायमीटर फाइबर्स पर ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड लार्ज डायमीटर फाइबर्स। Cold can decrease the velocity of the conduction in both the sensory as well as the motor nerves and has a greater effect on the myelinated and the small diameter fibers than the unmyelinated and the large diameter fibers. The A delta fibers which are the small diameter myelinated pain transmitting fibers, बताया था ना मैंने आपको कि A delta fibers कैसे हैं आपके स्मॉल डायमीटर माइलिनेटेड पेन ट्रांसमिटिंग फाइबर्स हैं, डेमोन्स्ट्रेट अ ग्रेटर डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी। तो ए डेल्टा फाइबर्स हैं आपके, उसमें जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसका डिक्रीज वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कूलिंग जब आप करेंगे टिश्यू की एज कम्पेयर टू द सी डेल्टा फाइबर्स। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन बताई गई है कि रिवर्सिबल टोटल नर्व कंडक्शन ब्लॉक ऑल्सो अकर्स मीन्स जो टोटल आप पूरी तरीके से नर्व कंडक्शन ब्लॉक कर सकते हैं कोल्ड के एप्लीकेशन से। अगर आपने जो नर्व ट्रंक पर उसकी एप्लीकेशन करी है, आइस की एप्लीकेशन आपने की है नर्व ट्रंक पर जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल है आपके स्किन में। इंक्रीज इन द पेन थ्रेशोल्ड। अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। पहला पॉइंट था हमारा न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, इससे पहले भी हमने हेमोडायनेमिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट में हमने किस तरीके से नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है डिक्रीज होती है उसके बारे में पढ़ा। और अभी हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन द पेन थ्रेशोल्ड कि आपका पेन थ्रेशोल्ड किस तरीके से वहाँ पे बढ़ रहे हैं। So, a decrease in pain is experienced after the cold application due to the increased pain threshold. जब आप कोल्ड की एप्लीकेशन करते हैं, आइस अप्लाई करते हैं अफेक्टेड पार्ट पे, तो क्या होता है आपका जो पेन जो है ना, पेन डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट को कम पेन फील होता है। ठीक है, डिक्रीज इन द पेन इज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर द कोल्ड एप्लीकेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो पेन थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। which occurs due to the counter current via the pain gate mechanism and the reduction of the muscle spasm and the sensory nerve conduction velocity। और ऐसा क्यों होता है कि मतलब आपका पेन जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है? वो पहला रीज़न है इसका कि पेन गेट मैकेनिज़्म जो होता है आपका वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है आपका। दूसरा है कि आपका जो यहाँ पे मसल स्पाज़म होता है कोल्ड की वजह से वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और तीसरा जो है आपका जो सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है ना, वो डिक्रीज हो जाते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द क्यूटेनियस कोल्ड रिसेप्टर्स प्रोवाइड सफिशिएंट सेंसरी स्टिमुलस। जब आप क्यूटेनियस कोल्ड रिसेप्टर्स मीन्स आपकी जो स्किन पे जो कोल्ड रिसेप्टर्स है ना, जो कोल्ड के लिए सेंसिटिव हैं, आपने उनको मतलब एक्टिवेट कर दिया, आपने कोल्ड आइस अप्लाई करिए वहाँ पे, तो आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए वहाँ के। तो क्या होगा आपका इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट सेंसरी स्टिमुलस। तो वहाँ पे आपका सेंसरी स्टिमुलस आपके प्रोड्यूस हुए जिन्होंने क्या ब्लॉक कर दिया, आपके ब्लॉक कर दिया ट्रांसमिशन ऑफ द पेनफुल स्टिमुलाई। तो आपके जो पेनफुल स्टिमुलाई है उनको
उनको ब्लॉक कर दिया बाय द पेन गेट मैकेनिज्म। Cryotherapy may also be used to reduce the pain associated with the recent injuries and the inflammation by reducing the blood flow। तो क्रायोथेरेपी का हम यूज़ कब करते हैं? अगर आपको रिसेंट हाल ही में कोई इंजरीज हुई हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशंस हैं आपको और पेन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एंड द पेन थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, and decreasing the rate of the reaction related to the acute inflammation, thus helping to reduce the post injury edema। आपका जो इंजरी के बाद जो एडिमा की कंडीशंस देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशंस और जो वाटर का जो एक्यूमुलेशन और अलग अलग इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन जब टिश्यू के बीच में हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में भी आपका जो कोल्ड थेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करेंगे अल्ट्रेशन ऑफ द मसल strength। Alteration of the muscle strength, the effect of the cold on the muscle strength is variable। It has been found that the cold applied for 5 minutes or less can increase the muscle strength। ये देखा गया है नॉर्मली कि अगर आप जो कोल्ड की एप्लीकेशन करते हैं 5 मिनट्स के लिए और उससे लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो मसल स्ट्रेंथ आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे इंक्रीज़ किस में देखा जाता है? आपके आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ देखा जाता है। लेकिन अगर हम जो कोल्ड की एप्लीकेशन है 30 कोल्ड की एप्लीकेशन है वो अगर हम 30 मिनट्स के लिए करते हैं और उससे ज़्यादा के लिए, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मसल जो स्ट्रेंथ है वो इनिशियली तो डिक्रीज़ हो जाती है, उसके कुछ टाइम बाद वो इंक्रीज़ हो जाती है। वेयर एज एन को when cold is applied for 30 minutes or longer, it causes a decrease of the muscle strength। मसल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी इनिशियली, फॉलोड बाय एन इंक्रीज, फिर बाद में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ। 5 मिनट्स के एप्लीकेशन के लिए मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, फिर अगर हम 30 मिनट्स और उससे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं तो पहले डिक्रीज़ होगी, फिर बाद में इंक्रीज़ होगी आपकी मसल स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे बताया गया कि द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ द इंक्रीज ऑफ द मसल स्ट्रेंथ विद द शॉर्ट ड्यूरेशन कोल्ड इज़, जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोल्ड की एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रेंथ जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो मोटर फाइबर्स होते हैं ना वो ज़्यादा मोटर फाइबर्स जो होते हैं ना उनकी एक्साइटेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कोजेज एन इंक्रीज ऑफ द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मोटर फाइबर्स एंड इंक्रीज साइकोलॉजिकल मोटिवेशन टू परफॉर्म द मूवमेंट। ये रीज़न है आपका कि शॉर्ट ड्यूरेशन में क्यों मसल स्ट्रेंथ हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्साइटेबिलिटी होती है इनिशियल ड्यूरेशन में एकदम से वो इंक्रीज़ हो रही है मोटर नर्व्स की। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर द initial decrease of the muscle strength following prolonged cooling is due to the fact that after prolonged cooling there is a decrease in the muscle blood flow। फिर ये हमने बताया था कि 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में इनिशियली वो डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा। तो इनिशियली वो डिक्रीज़ क्यों होगी मसल स्ट्रेंथ? क्योंकि वहाँ पे जो वेज कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डिक्रीज़ इन द मसल ब्लड फ्लो वो वही रीज़न है जिसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ वहाँ पे इनिशियली डिक्रीज़ हो देखने को मिली है।
इंक्रीज ऑफ द मसल विस्कोसिटी, मसल की विस्कोसिटी का इंक्रीज हो जाना वहाँ पे, रिडक्शन इन द मोटर नर्व कंडक्टिविटी, और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि आपके जो कंडक्शन वेलोसिटी है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, वो डिक्रीज हो जा रही है, जिसकी वजह से आपके मसल स्ट्रेंथ बाद में डिक्रीज हो जाती है। एंड इंक्रीज इन द जॉइंट स्टिफनेस, और आपका जो मसल स्पैज़म है, जो गोल्गी टेंडन, जो रिफ्लेक्स है, वो भी आपका वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, जॉइंट की स्टिफनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके मसल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। आफ्टर द इनिशियल डिक्रीज ऑफ द मसल स्ट्रेंथ, increase of the strength could be due to the increased blood flow due to the decreased viscosity and the vasodilation effect। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पहले डिक्रीज हुए, फिर बाद में 30 मिनट्स की जब ड्यूरेशन और उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जब हम आइस की एप्लीकेशन कर रहे थे, तो पहले तो वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट था, फिर उसके बाद वैसो डायलेशन, हमने ल्यूइस हंटिंग इफेक्ट में पढ़ा था कि पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन फिर वैसो डायलेशन। तो फिर क्या होगा, आपका वैसो डायलेशन इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और वापस से आपकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो उसके लिए। इनिशियल 5 मिनट्स की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट्स से आपके जो मोटर नर्व फाइबर्स हैं उनकी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जब आपने 30 मिनट्स के लिए अप्लाई किया तो आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो और डिक्रीज़ हो गया और विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो गई। फिर उसके बाद ल्यूइस हंटिंग इफेक्ट के अनुसार पहले हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर वैसो डायलेशन होता है। तो वैसो डायलेशन की ड्यूरेशन में आपके ब्लड फ्लो फिर से इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्लड फ्लो वहाँ का इंक्रीज़ हो गया, तो जब 30 मिनट्स की ड्यूरेशन से ज़्यादा हम अप्लाई कर दिया हमने कोल्ड, तो वहाँ पे वैसो डायलेशन इफेक्ट अपने आप आ गया कुछ देर बाद। तो वैसो डायलेशन इफेक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया है और जो वहाँ की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल जो स्पाज्म है ना उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ब्रीफ कोल्ड व्हेन अप्लाइड टू द मसल विद इंटैक्ट लोअर मोटर न्यूरॉन इज फाउंड टू फैसिलिटेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन which could be due to the enhanced excitability of the alpha motor neuron to this brief cooling। जब आप ब्रीफ कूलिंग प्रोवाइड करते हो मसल्स को, तो आपके जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, उनकी एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज ऑफ द स्पास्टिसिटी। जो क्रायोथेरेपी है उसकी वजह से आपके जो मसल स्पाज्म है ना वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन द स्पास्टिसिटी फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। मीन्स टेम्परेरी पीरियड के लिए आपका थोड़े टाइम के लिए मसल जो स्पास्टिसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और हट जाएगी, विच could be due to the summated mechanism of the decrease of the motor न्यूरॉन एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, आप क्रायोथेरेपी की वजह से आपके जो गामा मोटर न्यूरॉन होते हैं उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। किसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, आपके गामा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। गामा मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल स्पास्टिसिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन द एफरेंट स्पिंडल एंड द गोल्गी टेंडन ऑर्गन एक्टिविटी। जो आपके जो एफरेंट स्पिंडल्स और जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं वो आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनकी जो एक्टिविटी है उनको भी डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल स्पास्टिसिटी वहाँ की रिड्यूस हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।